गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं सीए की प्रिपरेशन। ठीक है, तो सीए की प्रिपरेशन में अभी तक आप रेशियो सीख चुके हो। ठीक है, अब उसका अगला पार्ट है प्रोपोर्शन। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, क्या होता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के मायने क्या है। तो प्रोपोर्शन को अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बात किया जाए तो प्रोपोर्शन का रियल मतलब होता है रेशियो के इक्वालिटी को, मतलब रेशियो का जो इक्वालिटी है उसको मेंटेन करना। ठीक है, प्रोपोर्शन का अगर डेफिनेशन बोले हम तो इसका मतलब ही है इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। ठीक है, जैसे कि मान लो A/B। ठीक है, ये एक रेशियो है और ये इक्वल है एक दूसरे रेशियो से, वो है C/D। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेशियो एक दूसरे से इक्वल है, इसी को कहते हैं इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। ठीक है, यही प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन को हम लोग वैसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देखो इक्वल को ना आप यहाँ 4 डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये 4 डॉट ही प्रोपोर्शन का सिंबल है, प्रोपोर्शन का साइन है, और इसी को हम लोग इक्वल टू भी मानते हैं। जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B इक्वल्स टू C/D, तो इसको भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब वही है A/B इक्वल्स टू C/D। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। बेसिक जानकारी यहाँ पे क्या है कि आप ये जो रेशियो लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो दो रेशियो का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, आप दो रेशियो को इक्वल कर रहे हो, तो उसका इस तरीके से एक रिलेशन बन रहा है A/B इज इक्वल C/D। ठीक है, तो A और D को, ठीक है, A और D को अपने कहते हैं एक्सट्रीम्स। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, दोनों अपने अपने लाइन के एक एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज। अच्छा, ये जो दो बीच में है ना, इसे हम लोग कहते हैं मीन्स। क्या कहते हैं? मीन्स। ठीक है, सही ना। तो बीच वाले पार्ट को अपने कहते हैं मीन्स और लास्ट वाले दोनों पार्ट को अपने कहेंगे एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब इसमें जो अगला चीज है वो है, जैसे लेट आप ये जो रेशियो लिखे A/B इक्वल्स टू C/D। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अलजेब्रा में भी हम लोग ये चीज सीखे हैं पहले कि इक्वल के अगर दोनों तरफ प्रोपोर्शन है, मीन्स इक्वल के दोनों तरफ अगर रेशियोज है, फ्रैक्शन में दिए गए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये है ना, जैसे A इंटू डी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा B इंटू सी, तो ये इसको हम लोग AD इक्वल्स टू BC ऐसे लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, अब देखिए मैं जो अब बता रहा हूँ ये है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि प्रोपोर्शन तभी लागू होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, A और D क्या था, A और D एक्सट्रीम्स था, मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ A और D एक्सट्रीम्स था ना, एक्सट्रीम्स, और B और C, A और D एक्सट्रीम्स है और B और C मीन्स है। ठीक है, तो आपका जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे आपका ये AD और यहाँ BC आया, तो AD इक्वल्स टू BC आप लिख दिए, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। समझे ये चीज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, और ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है। कहने का मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जब दोनों इक्वल होंगे तो वो गिवन रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे। ये क्लियर है। अब अगला टॉपिक है इसमें, जैसे मान लो कि ये आप जो रेशियो लिख रहे हो, ठीक है,
आप ये जो रेशियो लिख रहे हो, अब इसमें एक चीज़ समझा दें, इसको कहते हैं जैसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे ये हो गया सेकेंड प्रोपोर्शन, ठीक, जैसे ये थर्ड प्रोपोर्शन और इसे फोर्थ प्रोपोर्शन, समझे। तो इसमें ये बताना है कि इसका मतलब कि हम लोग इस रेशियो को लिखते तो ऐसे है ना, तभी तो सॉल्व करते हैं ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन कुछ ऐसे हुआ, फर्स्ट प्रोपोर्शन बाई सेकेंड प्रोपोर्शन, ठीक है, इक्वल्स टू थर्ड प्रोपोर्शन बाई फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन बाई सेकेंड प्रोपोर्शन इज इक्वल थर्ड प्रोपोर्शन बाई फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अपने इसको इस रिलेशन में स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो और इस पे अब आप बोलोगे सर एक सम्स करके बताओ, तो देखो एक सम समझते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक सम्स मैं दे रहा हूँ, जैसे फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8, 6 एंड 12, ठीक है, 8, 6 एंड 12, इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, क्लियर है। तो अब देखो इसमें आप कैसे करोगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ये कौन से प्रोपोर्शन है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पहला वाला हमेशा फर्स्ट होगा, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, दूसरा वाला हमेशा यहाँ सेकंड हो जाएगा, और ये जो लास्ट है इसे अब हम लोग फोर्थ मानेंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड निकालना है तो इसे फोर्थ मानेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स मान लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8:6 फर्स्ट इज टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड इज टू फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट इज टू सेकेंड इज इक्वल थर्ड इज टू फोर्थ। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 8/6 इक्वल्स टू x/12, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो वापस इक्वल है, फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 × 12 इज इक्वल 6 × x, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं 6x इज इक्वल 8 × 12, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो x इक्वल्स टू हो गया 8 × 12/6, 6 से इसको क्रॉस कर देंगे, 6 × 2 = 12, ठीक है, और ये हो गया 8 × 2 = 16। तो यानी जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो है हमारा 16, ये क्लियर हुआ। अब आप एक और सम देखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, ऑफ 5, 10 एंड 12। तो अब इस केस में क्या होगा कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया निकालने के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट आपको दिया है, ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा, और क्योंकि फोर्थ निकालना है तो इसे हम लोग अब यहाँ थर्ड मानेंगे, ये क्लियर है। फोर्थ निकालना है तो अब इसे हम लोग यहाँ थर्ड मानेंगे। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, लेट करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन को
x, ठीक है। लेट करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन को x, तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल थर्ड बाई फोर्थ, ठीक है ना। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। 5x इक्वल्स टू 10 इंटू 12, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 10 इंटू 12/5, तो ये 5 टू जा हो गया, यानी 12 टू जा हो गया 24, ठीक है। तो 24 हमारा आंसर है। क्लियर है। जैसे मान लो अब प्रोपोर्शन का अगला टॉपिक अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ट्रिकी कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान दो। जैसे मान लो इसका एक टॉपिक है, ठीक है, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो, ठीक है। ये क्या है, इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है? तो जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ठीक है। इन्वर्टेंडो कहता है कि आपके ये जो रेशियोज है ना, ये बस जस्ट आप इन्वर्स कर दो, जैसे b बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी, समझे। मतलब इन्वर्टेंडो में जस्ट अपने रेशियोज का इन्वर्स कर दो, वो आपके आंसर हो गए। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो इक्वेशन है 2:3, ठीक है, और ये है 4:6, ऐसे एक रेशियो है मान लो। तो इसका इन्वर्टेंडो निकालना है, तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग ओरिजिनली लिखें तो इसको तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, है ना। अब इसका अगर इन्वर्टेंडो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 6/4, बस यही करना है, आपका हो गया आंसर, ठीक है। एक और मेथड है, ऐसे कुछ 4-5-6 मेथड्स हैं, उसे आप देख लो, समझ लो। इन्वर्टेंडो हो गया। अब नेक्स्ट है ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। ऑल्टरनेंडो क्या है? जैसे मान लो कि आपका रेशियोज हो गया a बाई बी इज इक्वल सी बाई डी, ये आपके रेशियोज हो गए, ठीक है। तो ऑल्टरनेंडो में हम लोग क्या करते हैं, जो मीन्स है ना, मीन्स क्या था, b और c मीन्स था ना, b एंड c आपके मीन्स थे, बस मीन्स ही इन्वर्स हो जाएगा, बाकी एक्सट्रीम्स के साथ कुछ नहीं करना, मीन्स को इन्वर्स कर देंगे। जैसे कि ये हो जाएगा a बाई सी और यहाँ हो जाएगा b बाई डी, ठीक है। मीन्स को जस्ट इन्वर्स कर देंगे, आपके रेशियोज आ जाएंगे, समझे आप। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपका क्वेश्चन है 2:3, ठीक है, वापस से 4:6 हम ले रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले 2/3 इक्वल्स टू 4/6, ठीक है। तो इसका मान लो अगर ऑल्टरनेंडो करना है तो इसका मतलब ये हुआ 2/4 इक्वल्स टू 3/6, ठीक है, बस हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है कॉम्पोनेंडो, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट मेथड है वो है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या है, ठीक है। देखो कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये आपके गिवन रेशियो है, ठीक है, क्लियर है। आप अगर कॉम्पोनेंडो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपको क्या करनी है, a प्लस बी बाई बी इज इक्वल सी प्लस डी बाई डी, ठीक है। कॉम्पोनेंडो में आपको यही करना है, a प्लस बी बाई बी इज इक्वल सी प्लस डी बाई डी, क्लियर है ये चीज़। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 2:3 इक्वल्स टू 4:6, तो आप इसको पहले लिख तो ऐसे सकते हो 2/3 इज इक्वल 4/6, तो अब इसको क्या कर सकते हो आप, तो 2 + 3/3
इक्वल्स टू 4 + 6/6, ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 10/6, ठीक है। कॉम्पोनेंडो का मतलब समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा, ये जो मेथड है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान से समझना और इस मेथड को याद रखना, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इसमें करते क्या है, जैसे सपोज करो आपका रेशियो ये है A/B = C/D, ठीक है। अगर आप देखो कॉम्पोनेंटो अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और साथ में डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में आपको प्लस करना है और डिनोमिनेटर में आपको माइनस करना है। सिमिलरली इधर न्यूमरेटर में आपको प्लस करना है, डिनोमिनेटर में आपको माइनस करना है, दोनों तरफ आपको यही करना है। क्लियर है ये चीज़। अगर सम्स के अकॉर्डिंग देखें तो 2:3 = 4:6, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, फिर यहाँ भी न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 5/-1 और इधर हो गया 10/-2। क्लियर है। अगला मेथड है एडेंडो, ठीक है। अगला मेथड है एडेंडो। एडेंडो में क्या करना है आपको, जैसे सपोज करो यहाँ पर 3 रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर 3 रेशियो आपको गिवन है और तीनों रेशियो इक्वल टू के हम लोग लेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब A/B = C/D = E/F और ये तीनों रेशियो इक्वल है के, ठीक है। तो एडेंडो ये कहता है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर, ठीक है, एडेंडो ये कहता है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर यानी A + C + E बाय सम ऑफ द डिनोमिनेटर B + D + F, ठीक है। सम ऑफ द न्यूमरेटर बाय सम ऑफ द डिनोमिनेटर = के ही होगा, समझे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो 2:3, 4:6 और फिर 6:9, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2/3 = 4/6 = 6/9 = k, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 2 + 4 + 6 नीचे 3 + 6 + 9, ये = k, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 2 + 4 + 6 यानी 12 और नीचे हो गया 18 = k, ठीक है। यानी 6×2 = 12, 6×3 = 18, तो यानी k का जो वैल्यू है वो है 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके हर ये जो रेशियो है, ये तीनों ही रेशियो 2/3 के इक्वल होंगे, समझे आप। मतलब आपके ये तीनों रेशियो, ठीक है, इस रेशियो के इक्वल होंगे, 2/3 के इक्वल होंगे। क्लियर है। तो एडेंडो जो है वो यही कहता है। अब चलिए हम लोग कुछ ICAI के कुछ सम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए।